नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग आज के समय हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे निपटने के लिए वैज्ञानिक चाहते हैं कि सालाना 5 मिलियन टन ऑफ डायमंड का छिड़काव किया जाए अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में, ताकि सूर्य से आने वाली सोलर रेडिएशंस डायमंड डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल से टकराएं और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएं। इससे हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकेगा। तो चलिए आज के सेशन में बात करेंगे कि क्या ऐसा करना संभव है और जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या कंसर्न्स हैं, जैसे कि एथिकल कंसर्न्स या हमारे क्लाइमेट को लेकर एडवर्स इफेक्ट। और इस पूरे प्रोसेस को टेक्निकल लैंग्वेज में जियो इंजीनियरिंग कहा जाता है, इस पे भी बात करेंगे। एंड इसके रिगार्डिंग न्यूज यहाँ पे आप देख पाओगे। साइंटिस्ट वांट टू इंजेक्ट 5 मिलियन टन ऑफ डायमंड डस्ट इनटू अर्थ टू कूल इट डाउन। रिसेंटली एक नई स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें यह दावा किया गया है कि अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में सालाना यदि मिलियंस ऑफ टन ऑफ डायमंड का छिड़काव किया जाए तो ये हेल्प कर सकता है पृथ्वी को ठंडा करने में एंड कॉम्बैट करेगा ग्लोबल वार्मिंग को। अब देखने पर से तो ये एक विचित्र और आउटलैंडिश क्लेम लगता है, लेकिन इससे पहले कई सारे सॉल्यूशंस ऐसे प्रपोज किए गए हैं। डायमंड के स्थान पर दूसरे कंपाउंड्स का इस्तेमाल करने का विचार किया गया। सेवरल अदर कंपाउंड्स जैसे कि सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन हैव बीन सजेस्टेड प्रीवियसली फॉर डूइंग द सेम जॉब। तो इसके पीछे जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि कुछ ऐसे मटेरियल को हम लोग अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में स्कैटर करें जो सूर्य से आने वाले सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देगा इनटू द स्पेस एंड पृथ्वी पर पहुंचने से रोकेगा। इससे हमारी पृथ्वी ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी। और वैसे भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स मौजूद हैं जो सूर्य से आने वाले सोलर रेडिएशंस के कुछ परसेंटेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ मात्रा में ही इंसोलेशंस हमारी पृथ्वी पर पहुंच पाती हैं। यदि हम लोग अपर एटमॉस्फेयर में दूसरे डायमेंड्स पार्टिकल्स या दूसरे कंपाउंड के पार्टिकल्स को यदि छिड़काव कर दें तो सूर्य से आने वाली रेडिएशंस को और भी ज्यादा रोका जा सकेगा। नाउ इससे पहले एक आइडिया और प्रपोज किया गया था कि हम लोग स्पेस में बड़े बड़े मिरर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेस बेस्ड मिरर्स आल्सो हैव बीन प्रपोज्ड। ऐसे मिरर्स को हम लोग स्पेस में इंस्टॉल कर दे जो सूर्य से आने वाली इनकमिंग सोलर इंसोलेशंस को रोक पाए और पृथ्वी पर पहुंचने से जो है रोक पाएगा। इससे हमारी पृथ्वी ठंडी रहेगी, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको हम लोग रोक पाएंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। और मान के चलिए हम इंसानों ने यदि कॉस्ट लगाकर ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिरर्स को इंस्टॉल कर भी दिया तो क्या संभावना है कि ये लॉन्ग टर्म तक पृथ्वी को बचा पाएंगे। किसी सोलर स्टॉर्म की वजह से या किसी एस्ट्रॉइड की वजह से ये एक दिन स्पेस डेब्री बनकर रह जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम नहीं चल रहा है, ये केवल एक स्टडी में प्रपोज किया गया था। लेकिन अभी के लिए एक दूसरी स्टडी पब्लिश हुई है जियोग्राफिकल रिसर्च लेटर्स में। इसमें यह बताया गया है कि जिन कंपाउंड्स की हम लोग पहले बात करते थे जैसे कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या सल्फर, उनके स्थान पर हम लोग डायमंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। द न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन जियोग्राफिकल रिसर्च लेटर्स found that diamond would be more effective in doing the same job that any other material previously considered। और ऐसा करना या इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं जियो इंजीनियरिंग, या इसके लिए दूसरा टेक्निकल वर्ड है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। अर्थात सूर्य से आने वाले जो सोलर रेडिएशन हैं जिनको हम लोग इंसोलेशन भी कहते हैं उनका मैनेजमेंट करना। सो ये प्रोजेक्ट अभी अंडर स्टडी है, अभी तक हमने इसके ऊपर ट्राई नहीं किया है या इसको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर या काम नहीं किया है। और 2017 में भी एक ऐसी ही स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था कि वैज्ञानिकों ने एक 3D क्लाइमेट मॉडल को बनाया है टू कंपेयर वेरियस एरोसोल्स। जो कंपाउंड्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे उनको यहाँ पे कंपेयर किया गया कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड यहाँ पे मोर इफेक्टिव रहेगा। तो उस समय यहाँ पे सल्फर के ऊपर बात जो की गई थी, सल्फर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। सल्फर के जो सल्फेट बन जाते हैं वो भी यहाँ पे मोर इफेक्टिव थे पृथ्वी पे सूर्य से आने वाली रेडिएशंस को रोकने में। ऑल राइट, इस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात ही क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द कंटेक्स्ट फॉर जियो इंजीनियरिंग एंड बेसिकली जियो इंजीनियरिंग क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके लिए जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी आम भाषा में आप समझिए कि हमारा जो अपर एटमॉस्फेयर है उसमें छेड़छाड़ करना ही जियो इंजीनियरिंग है। राइट। तो देखिए
टेम्परेचर जो दिन प्रतिदिन राइज हो रहा है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है। और इसके लिए या इस क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो भी अभी तक हमने मेजर्स इंप्लॉय किए हैं वे इनएडिक्वेट हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यू राइज हो रहा है। एमिजन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ये दो मेन रीजन है फॉर द वार्मिंग ऑफ अवर अर्थ। इसीलिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं उनका ये मानना है कि मान के चलिए यदि कोई मैजिक की छड़ी घुमाकर हम लोग मैजिकली पूरे ग्लोबल अमेजन को जीरो कर दें, यानी कि ड्रॉप कर दें उसको जीरो पर अभी के लिए, तो फिर भी हमको दशकों लग जाएंगे जो टेम्परेचर हमारा पृथ्वी का बढ़ चुका है उसको स्टेबलाइज करने में और पृथ्वी को ठंडा करने में टू दी प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल आप देखोगे तो हमारा क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा था, इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं था। 1850 से लेकर 1900 के बीच में आप देखोगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे 0 डिग्री प्लस माइनस के नीचे ही मतलब शो कर रहा है इस चार्ट में अगर आप देखोगे। फिर 1950 के बाद से तो लगातार टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है और 2023 तो अभी तक का सबसे गर्म ईयर रहा है, सबसे वार्मर ईयर अभी तक जो है नोट किया गया है। ग्लोबल टेम्परेचर आर ऑलरेडी अबाउट 1.2 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी 1.2 डिग्री सेल्सियस हाइयर है देन द प्रीवियस प्री इंडस्ट्रियल टाइम। और 2023 का तो मैंने बताया 1.45 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया है। और पूरा विश्व यदि लगातार प्रयास करे, एडिक्वेट प्रयास करे, तब भी हम इस ग्लोबल वार्मिंग को रोक नहीं पाएंगे, यानी कि बढ़ते हुए टेम्परेचर को हम लोग रोक नहीं पाएंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे, जो कि हमारा एक मेन टारगेट है जो 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में रखा गया था। सभी देशों ने यहाँ पे मिलकर ये टारगेट रखा कि 2030 तक हमें ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखना है, लेकिन ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जियो इंजीनियरिंग की बात हो रही है। वैज्ञानिक अलग अलग तरीके यहाँ पे अपना रहे हैं ताकि इस टेम्परेचर को हम लोग रोक पाए। यदि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है कि दुनिया को 2030 तक अपने उत्सर्जन में जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसमें 2019 के लेवल से भी कम से कम 43% की कटौती करनी पड़ेगी। यानी कि 2019 में जितना कार्बन इमिशन हमने किया था उसका यदि 43% हम लोग कट करें 2030 तक, तब जाकर ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जाएगा। हालांकि जो चल रहे प्रयास हैं और जो हमने प्रोमिस्ड किए हैं, जो एक्शन हम ले पा रहे हैं, उनके परिणाम स्वरूप तो 2023 तक केवल 2% ही कटौती होगी। तो आप सोचिए 41% की जो कटौती है वो कहां से करेंगे। सो एज ए रिजल्ट वैज्ञानिक ये देख रहे हैं या फिर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि एक सॉल्यूशन हमारे पास में ये है, एक रेडियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है जियो इंजीनियरिंग, जो ड्रामेटिक रिजल्ट दे सकता है विद इन ए शॉर्ट पीरियड। तो चलिए जियो इंजीनियरिंग पे बात करेंगे और ये वाला जो प्रोजेक्ट है इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जो है प्रेस करके जाना है। नाउ व्हाट इज जियो इंजीनियरिंग? तो देखिए इसके लिए टेक्निकल जो डेफिनेशन है वो ये है, एनी लार्ज स्केल अटेम्प्ट टू अल्टर अर्थ नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम। पृथ्वी का जो नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम है उसको यदि हम लोग अल्टर करें, उसके साथ यदि छेड़छाड़ करते हैं टू काउंटर एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसी को कहा जाता है जियो इंजीनियरिंग। और इसमें कई सारी इसके टाइप्स आप कह सकते हो, जैसे कि सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट जिसको SRM कहते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल CDR भी इसको कहा जाता है। तो इसमें कई सारी टाइप्स हैं, जैसे SRM की हम बात करें तो जिसके ऊपर अभी ये प्रोजेक्ट या रिसर्च पेपर ने बात की है, तो इसमें होगा ये कि कुछ मटेरियल्स हम लेंगे, कुछ कंपाउंड ऐसे लेंगे जो हम लोग डिप्लॉय कर देंगे पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर में ऐसे, और ये सूर्य से आने वाली रेडिएशंस को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। एंड इट इज वन ऑफ द टू ब्रॉड इंजीनियरिंग ऑप्शंस बीइंग एक्सप्लोर्ड। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, इसको CDR कहते हैं। इसमें दो टेक्निक्स हैं, कार्बन कैप्चर एंड यूज दैट इज CCU, एंड CCS कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज।
कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज को कार्बन कैप्चर एंड सिक्विस्टेशन भी कहा जाता है, CCS उसको कहते हैं। और दूसरा है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन या यूज करना। अब इसमें क्या होगा, कार्बन को हमने कैप्चर कर लिया, जहां इंडस्ट्री लगी हुई है, जहां कोई बड़ी फैक्ट्री कंपनी है, जहां से कार्बन का एमिशन होता है, वहीं पे हम क्या करेंगे, ऐसे अ, यहाँ पे प्रबंध करेंगे कि कार्बन को कैप्चर करेंगे और उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में यूज कर लेंगे। बाकी जो बची होगी उसको जमीन में गाड़ देंगे, उसका स्टोरेज कर लेंगे। और यहाँ पे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज में डायरेक्टली क्या करेंगे, जहां इंडस्ट्री से कार्बन एमिशन हो रहा है वहीं पे ऐसे प्लांट्स वगैरह लगाएंगे कि जो कार्बन को कैप्चर करके स्टोर कर देगा पृथ्वी के अंदर। क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो स्टोरेज के मामले में एक बहुत बड़ा भंडार घर साबित होता है। तो बहुत सारी मात्रा में हम लोग कार्बन को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो जियो इंजीनियरिंग का ये जो टाइप है, ये क्विक एंड फिक्स ऑफर सॉल्यूशन तो ऑफर करता है फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस और टेम्परेचर्स, लेकिन पार्टिकुलरली ये वायबल नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं होती है। और हमारी नजरें जाती हैं SRM पर, दैट इज सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट? ये एक मोस्ट एम्बिशियस एंड पोटेंशियली रिवार्डिंग फॉर्म है ऑफ जियो इंजीनियरिंग, जो कि अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेज पर है। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, तो इसके ऊपर काम चल रहा है। अब ये ऐसा करने का जो आइडिया है या जो इंस्पिरेशन, ये हमको कहाँ से आया? तो देखिए, ये आया है वोल्केनिक इरप्शन से। जब एक वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसके अंदर से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, सल्फर के सल्फेट निकलते हैं या फिर दूसरे पार्टिकल्स भी वहां से निकलते हैं। और ये देखा गया है जो पार्टिकल निकलते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लीजिए, तो वो यहाँ पे एक बैरियर का काम करता है और सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है वो इनसे टकराकर वापस चली जाती हैं। और जो वोल्केनो जहाँ पे इरप्ट हुआ है उसके आसपास कूलिंग देखने को मिलेगी, जो टेम्परेचर जो क्लाइमेट वहाँ का है वो ठंडा देखने को मिला कंपेरेटिवली अदर एरिया। तो यहीं से हमारे वैज्ञानिकों को एक आइडिया आया, एक इंस्पिरेशन मिला कि क्यों ना हम लोग नेचर ने जो प्रोसेस किया है उसको आर्टिफिशियली ढंग से कर दें। ऐसे कोई कंपाउंड या दूसरे एलिमेंट्स को हम लोग खोजें जो एक बैरियर का काम कर पाए अपर एटमॉस्फेयर में। तो यही है, यहीं से जो है इंस्पिरेशन मिला और इसी को हम लोग कहते हैं सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। नाउ इसको लेकर चैलेंज एंड कंसर्न्स क्या है? तो देखिए, अभी के लिए हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, यानी कि इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। SRM ऑप्शंस फेस ह्यूज टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और टेक्नोलॉजी हमको बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए, जो कि अभी हमारे पास में नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे रॉकेट्स हैं जो ऐसा छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन जो डायमंड है 5 मिलियन टन ऑफ सालाना, वो कहाँ से लाएंगे? उसके लिए जो डस्ट बनाना है, डस्ट जो वाइबल डस्ट बनानी है, वो कहाँ से लाएंगे? तो वो टेक्नोलॉजी हमको चाहिए अभी के लिए। एंड बिसाइड्स मैनिपुलेटिंग natural process on a large scale can have unintended and unforeseen consequences। तो जो अभी तक हमने सोचे भी नहीं है वो consequence हो सकते हैं। हो सकता है हमारा क्लाइमेट पूरा का पूरा चेंज हो जाए, जो बारिश का पैटर्न है, रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाए, वेदर पैटर्न चेंज हो जाए। इससे हो सकता है जो हमारी खेती बाड़ी के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़े, ठीक है, और कोई ना कोई नई बीमारी कोरोना जैसी जो है फुट पड़े। तो ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स अभी के लिए बन रहे हैं। एंड इट कैन आल्सो अफेक्ट ग्लोबल एंड रीजनल वेदर पैटर्न, तो ये बात कर चुके हैं। एंड altering natural sunlight can affect agricultural vegetation biodiversity and might be detrimental to some life forms। तो ये कुछ चैलेंज अभी के लिए इसको लेकर बने हुए हैं। है ये पूरी न्यूज अभी के लिए जो चर्चा में थी, जिसके ऊपर हमने बात की है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या मानना है इसको लेकर, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हो। अपने विचार खुल के रखना। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो फिर से एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।